हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएसटी में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जब जब आप करेंगे सेल तब तब आप इशू करेंगे इनवॉइस। और अगर आपने सही टाइम पर सही इनवॉइस इशू नहीं किया तो लग सकती है आपके ऊपर पेनाल्टी। तो अगर पेनाल्टी से बचना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि इनवॉइस क्या है एंड इनवॉइस को इशू कब करना है और कौन सा इनवॉइस कब इशू करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, इनवॉइस अंडर जीएसटी। सो फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछे कि इनवॉइस क्या होता है तो आप क्या बताएंगे। जनरल जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं भाई हम कोई गुड्स खरीदने जाते हैं, पैसा देते हैं, वो चीज हमें मिल जाती है एंड बदले में वो हमें एक इनवॉइस भी देता है साथ में। तो वो इनवॉइस क्या होता है, बिल होता है। तो जनरल टर्म्स में हम कहते हैं भैया बिल ही इनवॉइस होती है। ठीक है, जिसमें गुड्स वगैरह सर्विस वगैरह के बारे में लिखा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें तो इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस एक तरीके का एविडेंस होता है। किस चीज का एविडेंस, कि भैया सेल हुई है, आपने सेल करी है और कितनी सेल करी है ये आप कैसे प्रूव करेंगे। उस चीज को प्रूव करने के लिए आपके पास होना चाहिए इनवॉइस। एन इनवॉइस कैन एविडेंस नॉट ओनली अ सेल बट एवरी अदर फॉर्म ऑफ सप्लाई। सप्लाई के चैप्टर में हमने देखा था, चाहे वो बार्टर हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रेंटल हो, किसी भी तरीके की सप्लाई हो, उसका एविडेंस क्या होता है, इनवॉइस। ठीक है, तो ये है जनरल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज में इनवॉइस का मतलब। अब चलते हैं आगे। जीएसटी में इतने तरीके के इनवॉइस होते हैं जो एक रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग इनवॉइस है। तो हम वन बाय वन एक एक इनवॉइस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टैक्स इनवॉइस। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन दो स्कीम में होता है। एक होती है नॉर्मल स्कीम, एक होती है कॉम्पोजिशन स्कीम। दोनों ही पर्सन अलग अलग इनवॉइस इशू करते हैं। जो नॉर्मल स्कीम में होते हैं वो क्या इशू करेंगे, टैक्स इनवॉइस। और जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं वो क्या इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। आप कहीं जा रहे हैं कुछ भी परचेस करने के लिए, चाहे वो कपड़े हो, मोबाइल हो, लैपटॉप लैपटॉप हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, कोई भी चीज अगर आप परचेस कर रहे हैं और जिससे आप परचेस कर रहे हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, स्टिल अगर आप देख रहे हो कि वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है तो आप उसको रोक दीजिए कि आप कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड हैं, आप ऑथोराइज नहीं हैं टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए। क्योंकि टैक्स इनवॉइस कौन इशू करता है, वो पर्सन जो नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड होता है। क्या लिखा हुआ है, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लायर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज एंड कंपोजिशन डीलर। मतलब जो कंपोजिशन डीलर नहीं है, एग्जेम्प्टेड गुड्स एग्जेम्प्टेड सर्विसेज नहीं दे रहा है, वो क्या इशू करेगा, यानी कि नॉर्मल स्कीम वाला क्या इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस। और जो एग्जेम्प्टेड गुड्स एग्जेम्प्टेड सर्विसेज कंपोजिशन स्कीम में है वो क्या इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में वो भी देख लेते हैं। टैक्स इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, जो टैक्सेबल गुड्स टैक्सेबल सर्विसेज दे रहा है और नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड है। बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू कर रहा है, वो लोग जो एग्जेम्प्टेड गुड्स एग्जेम्प्टेड सर्विसेज एंड कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, अगर आपने कोई गुड्स सेल करा, उसकी वैल्यू अगर 200 से नीचे है तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बिल ऑफ सप्लाई, अगर आपने 10 रुपए का भी माल बेचा है तो लॉ क्या कहता है कि आपको बिल ऑफ सप्लाई तब भी इशू करना है। भले ही आप पूरे दिन भर का एक इनवॉइस इशू कर दें छोटे छोटे उसका, बट आपको इनवॉइस इशू करना है। तीसरा, जो टैक्स इनवॉइस होता है उसके बेस पर सामने वाला पर्सन जो आपसे माल परचेस कर रहा है वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। लेकिन बिल ऑफ सप्लाई जो होता है, अगर आपने इशू किया है तो सामने वाला आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। हमने कॉम्पोजिशन के चैप्टर में पढ़ा था कि
कॉम्पोजिशन स्कीम वाला आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है, और ना ही जब ये इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा तो सामने वाला भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। ये 3 बेसिक डिफरेंस है टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई। आई थिंक अब जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। रिसिट वाउचर एंड रिफंड वाउचर, ठीक है, ये लॉ की लैंग्वेज है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको जनरल वर्ड में बता दूंगा और आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिसिट वाउचर, आप गुड्स बेच रहे हो, आप कोई सर्विस दे रहे हो, आपके पास कस्टमर आया, उसने आपको एडवांस दिया, एडवांस, ठीक है, कि भाई ये लीजिए एडवांस। जब वो आपको एडवांस देगा तब आप क्या इशू करेंगे? रिसिट वाउचर। फिर उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि आप गुड्स की डिलीवरी नहीं कर पाए या सर्विस नहीं दे पाए, अब आपको पैसे करने पड़े वापस। जब आप पैसे वापस करोगे तो क्या इशू करोगे? रिफंड वाउचर। बस खत्म। एडवांस मिला, रिसिट वाउचर, किसी भी रीजन की वजह से एडवांस वापस करना पड़ गया, रिफंड वाउचर। अब हम ये देखते हैं क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट क्या होता है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि क्रेडिट नोट क्या होता है एंड डेबिट नोट क्या होता है। तो सिंपल, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा और आज ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। हम कभी भी जब गुड्स की सेल करते हैं, गुड्स की सेल करते हैं, और सपोज हमने उधार में माल बेचा क्रेडिट पे, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर्स क्रिएट होते हैं। मतलब अगर आपने उधार माल बेचा तो आपको सामने वाले से पैसा लेना है, चाहे वो मतलब एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, कभी भी लेना हो, आपको उससे पैसे लेना है। तो जिससे आपको पैसे लेना होता है वो होता है आपका डेटर्स, ठीक है सर। उसी तरह आपने किसी से उधार में माल खरीदा, ठीक है, आपने क्रेडिट में माल परचेस किया, ठीक है। तो जब आप किसी से माल परचेस कर रहे हो उधार पे, तो आज नहीं तो कल आपको उसको पैसा देना है। तो जिसको भी आपको पैसा देना होता है वो कौन होता है? क्रेडिटर्स, ठीक है। जिससे पैसे लेना है वो डेटर्स, जिसको पैसे देना है वो क्रेडिटर्स, ठीक है। हमने क्रेडिट पे यानी कि उधार पे माल बेचा, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गया डेटर्स। डेटर्स मतलब डेबिट, क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट। अब अगर मुझे डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट में डेबिट ऐड कर दूंगा तो डेबिट बढ़ जाएगा, डेबिट में क्रेडिट ऐड कर दूंगा तो डेबिट कम हो जाएगा। उसी तरह क्रेडिट में क्रेडिट ऐड करूंगा तो क्रेडिट बढ़ जाएगा, और क्रेडिट में डेबिट ऐड करूंगा तो क्रेडिट कम हो जाएगा। ये वही रूल है कि प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सिंपल। सेम सेम को ऐड करा तो बढ़ गया, अपोजिट को ऐड किया तो कम हो गया, सिंपल। यहां तक बात समझ में आई है? आगे चलते हैं। मैंने गुड्स को बेचा और किसी भी रीजन की वजह से अब मुझे क्या करना है, मुझे सपोज सामने वाले से 1 लाख रुपए लेना था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि अब 1 लाख रुपए ना लेकर के मुझे बस कितना लेना है? 80,000। जैसे मैंने गुड्स यहां पे भेजा था, रास्ते में गुड्स क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, या कुछ गुड्स खराब हो गए। तो अब क्या हो गया? मैंने तो माल जब भेजा था तो 1 लाख रुपए की वैल्यू थी, सामने जब माल पहुंचा तो माल खराब हो चुका था। उसने कहा कि मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं कितना दूंगा? सिर्फ 80,000। तो ये जो 20,000 रुपए का है, अब मुझे क्या करना है? अपने डेटर्स को कम करना है। तो अब आप मुझे बताइए, डेटर्स को कम करने के लिए मुझे क्या ऐड करना है? क्रेडिट। डेटर्स को कम करना है तो मैं क्रेडिट ऐड कर दूंगा, यानी कि पहले मुझे 1 लाख रुपए मिलना था, अब मिल रहा है सिर्फ 80,000। 20,000 रुपए के लिए मैं क्या इशू करूंगा? क्रेडिट, क्रेडिट नोट। यानी कि जब मैंने माल बेचा, डेटर्स बना, डेटर्स को कम करना है तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे, डेटर्स को अगर बढ़ाना है तो डेबिट नोट इशू करेंगे। ये है मतलब डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को रिमाइंड करके पीछे जाके दोबारा से इस टॉपिक को सुन सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं कि सप्लीमेंट्री इनवॉइस क्या होता है।
इतना ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको फिर से आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट आपने किया कि आपको मेरे लिए घर बनाना है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ठीक है 10 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा ठीक है घर बनाइए। अब हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आज के दिन। एक महीने बाद क्या हुआ, जो मोरंग है, बालू है, ब्रिक्स है, इसके इसके दाम जो है डबल हो गए, बढ़ गए। अब कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने कहा कि देखिए पहले तो दाम कम थे, तो मैंने क्या कहा था कि 10 लाख रुपए में मैं आपका मकान या आपका घर बना दूंगा, लेकिन अब वो रेट जो है बढ़ गए हैं। तो अब 10 लाख रुपए में मैं नहीं बना पाऊंगा, अब आपको देना पड़ेगा 15 लाख रुपए। यानी कि जब अपॉइंटेड डेट, मतलब जिस डेट में आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके बाद प्राइस का रिवीजन होता है किसी भी वजह से। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट पहले 10 लाख रुपए का था, अब वो कितने का है, 15 लाख रुपए का है। यानी कि अब 5 लाख रुपए के लिए मुझे क्या इशू करना है, सप्लीमेंट्री इनवॉइस। और ये सप्लीमेंट्री इनवॉइस जो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस था ना, ओरिजिनल इनवॉइस, उसी के रेफरेंस में इशू होगा। 10 लाख का पहले, 5 लाख का सप्लीमेंट्री, टोटल कितना हो गया, 15 लाख। उसी तरह मान लीजिए दाम कम हो गए मोरंग बालू के। अब मैं जाऊंगा कॉन्ट्रैक्टर के पास, मैं कहूंगा कि भैया दाम तो बहुत कम हो गए हैं, तो अब एक काम करो 10 लाख नहीं 8 लाख लगाओ। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा चलिए ठीक है 8 लाख। तो अब इन 2 लाख रुपए के लिए भी मैं क्या इशू करूंगा, सप्लीमेंट्री इनवॉइस। तो ये है सप्लीमेंट्री इनवॉइस का मीनिंग। और इसमें एक चीज देखने वाला ये है कि सप्लीमेंट्री इनवॉइस विद इन 30 डेज, जब भी प्राइस का रिवीजन हुआ है वहां से 30 दिन के अंदर अंदर इशू करना है। और इन चीजों के लिए अभी हमने देखा है कि डेबिट नोट भी इशू किया जा सकता है। तो चाहे आप दोनों में से कोई भी एक इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने तरीके के इनवॉइस जीएसटी में इशू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जीएसटी में इनवॉइस कितने तरीके के होते हैं वो तो हमने देख लिए, लेकिन जीएसटी में ये इनवॉइस इशू करने के कुछ टाइम लिमिट भी होती है। ऐसा नहीं है कि ये इनवॉइस हम कभी भी इशू कर सकते हैं। सेल आज हो रही है और हम इनवॉइस इशू कर रहे हैं 6 महीने बाद, ऐसा नहीं है। इसकी कुछ टाइम लिमिट भी होती है। तो क्या टाइम लिमिट होती है वो हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो अभी तक हम यहीं तक रखते हैं कि कितने तरीके के इनवॉइस होते हैं। अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए एंड हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो यार तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।